अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि मेरी अम्मी की बरसी थी और मैंने अम्मी की फ़ातिहा कराई थी घर में। तो बस वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले ना मैं यहाँ पे अपना पूरा घर वॉश करवा रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब इस तरह से कोई नज़र न्याज का काम हो ना, तो पहले घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो, वॉश हो जाए, तो ही दिल को सुकून मिलता है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मैंने सारे जाले वगैरह साफ़ करवाए थे और आज पूरा घर वॉश हो रहा है। तो वॉश होने के बाद फिर मैंने ये नज़र न्याज का काम शुरू किया था। तो पहले ना मेड आ गई थी सुबह, तो फिर जल्दी उसको बुलाया था ताकि अच्छे से ना ये सारा क्लीन हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। बड़ा घर है माशाल्लाह से, तो फिर पूरा ही घर वॉश होना था। तो रूम वगैरह तो वहाँ गैलरी में जो है पाइप लगा के वॉश हो गया था, और अब बाकी जो है वो टेरेस में पाइप लगा के और वहाँ से वॉश होगा। तो इस तरह से ये कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाता है। और एक दो चीज़ें मतलब कोने ऐसे होते ही हैं ना कि जहाँ पे सफाई नहीं हो पाती, जैसे कि ये विंडो में, क्योंकि इसमें ना यह है कि हमें खोलनी पड़ती है। एक तरफ से तो ग्रिल इसकी खुल जाती है, लेकिन एक साइड से ना ओपन नहीं होती। जो लाउंज में विंडो है मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो फिर उसकी सफाई में बहुत टाइम लगा और इतनी ज़्यादा डस्ट निकली थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा घर तो साफ़ सुथरा ही था अच्छे से, मतलब बेड के नीचे से भी सफाई हो गई, सब हो गया, लेकिन ज़्यादा जो मिट्टी निकली ना वो इस विंडो से निकली। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया था। और अब देख लें यहाँ पे ऑलमोस्ट घर तो वॉश हो चुका है, बाकी टेरेस वगैरह रह गया है, तो वो अभी मेड कर रही है वॉश। और यहाँ पे ना फ़ैन हम लोगों ने फुल चला दिए थे ताकि जल्दी से सूख जाए, वरना बहुत टाइम लग जाता है। और बेड भी अभी मैंने नहीं समेटा था, ऐसे वो ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ था बेड पे, तो वो मैंने फिर बाद में किया था सारा काम। और अभी सोफ़े पे ये जो आपको कपड़े नज़र आ रहे हैं ना, ये तय होने वाले रखे हैं, वॉश हो गए थे तो तय नहीं किए थे। अब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैंने कपड़े भी तय करने थे। और यहाँ पे अब मैं किचन अच्छे से साफ़ करवा रही हूँ, क्योंकि मैं सिलेंडर यूज़ कर रही हूँ छोटा, तो जितनी भी चिकनाई होती है ना खाना बनाते हुए वो सारी फ़र्श पे जाती है। तो इतना मतलब ऐसा लग रहा होता है जैसे मैंने तेल अलग से डाल दिया, मतलब इतना ज़्यादा किचन जो है ना वो चिकना हो रहा होता है। तो इसीलिए फिर मैं सर्फ से ही इसको वॉश करवा लेती हूँ। और अब देख लें यहाँ पे ये ड्राई हो गया है, देखने काफ़ी हद तक हो गया, क्योंकि मेड ने पूरा वाइपर से भी किया था, मतलब पहले वॉश किया उसके बाद उसने वाइपर से अच्छे से पानी खुश्क किया था, और फिर ये कि पंखे चला दिए थे, तो घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह से। उसके बाद अब यहाँ पे शाम में ना ये सामान मैंने मंगाया था, मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी तो वो मैंने मंगा लिए थे। तो ये अंडे तो ज़ाहिर आते ही हैं, और साथ मैंने ये राइस मंगवाए हैं, अच्छे वाले राइस मंगवाए, मतलब मैं दो तरह के राइस यूज़ करती हूँ घर में। तो ये बिरयानी के लिए मैंने राइस मंगवा लिए थे, और ये बिरयानी मसाले का एक पैकेट आया, लेकिन ये मुझे कम लग रहा था तो फिर मैंने दूसरा भी मंगा लिया था। साथ ऑयल है, ये भी ख़त्म हो गया था, और ये कुछ सब्ज़ी थी जो मुझे चाहिए थी वो भी मैंने मंगा ली थी। और जेली का भी एक पैकेट मंगाया है, और टमाटर रखे हुए थे घर में इसलिए मैंने टमाटर तो नहीं मंगवाए, बाकी सारी जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो आ गई। और इसका एक और पैकेट मैंने बाद में मंगा लिया था। तो सबसे पहले ना मैं यहाँ पे कस्टर्ड बना के रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं इसे सेट कर दूँ। तो यहाँ पे ना मैंने ये 2 किलो दूध ले लिया था अलग से, और इसको मैंने बॉईल कर लिया, इसमें शुगर ऐड कर दी। 2 किलो दूध था तो उसके हिसाब से ना मैंने इसमें 3/4 कप के करीब इसमें शुगर ऐड की थी, और उसे पका लिया मैंने 5-6 मिनट। दूध को भी अच्छे से पका लें ताकि अच्छा फ्लेवर आए। और अब मैं ये कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 1 कप या 3/4 कप दूध था, उसमें मैंने इसको घोल लिया था। 2 किलो दूध है तो उसके हिसाब से ही मैंने कस्टर्ड घोला था। और यहाँ पे ना मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब आप कस्टर्ड ऐड करते हैं ना, तो आप इस तरह से विस्कर लेके और उसे विस्क करते रहा करें। उससे ये होता है कि बिल्कुल भी लम्स नहीं बनते, वरना मोस्टली ये शिकायत होती है ना कि कस्टर्ड में लम्स आ जाते हैं। तो उसके लिए ना आप ये विस्क यूज़ किया करें, बिल्कुल भी लम्स नहीं होते। देख लें कितना स्मूथ और कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। तो अभी ना मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था, क्योंकि हम लोग थोड़ा थिक कस्टर्ड पसंद करते हैं। तो फिर मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और दूध में घोल के वो इसमें ऐड किया था। तो कस्टर्ड रेडी हो गया, उसे मैंने साइड पे रख दिया। और अब यहाँ पे ना मैं जेली बना रही हूँ।
तो ये मैंने 1 पैकेट जेली ली है। अच्छा, पैकेट पे लिखा होता है 2 कप पानी, लेकिन मैंने 1 कप पानी लिया और उसको अच्छे से जब उबाल आ गया उसमें, तो मैंने ये जेली का पैकेट डाल दिया इसमें। और इसको ना अब मैं 3-4 मिनट अच्छे से पकाऊंगी, मतलब उबाल आ जाए इसमें। 3-4 मिनट नहीं, सॉरी 3-4 मतलब इसमें उबाल आ जाए, इतनी देर मैं इसको दोबारा से पकाऊंगी। इतनी अच्छी जेली बनी थी ना, मतलब इतनी फर्म सी बन के तैयार हुई। मैं ये बोलूँ आप लोगों को कि फ़र्स्ट टाइम मेरी इतनी अच्छी जेली बनी थी, क्योंकि मैंने 1 कप पानी लिया, 2 कप नहीं लिया। वरना मैं 2 कप लेती थी ना तो उससे क्या होता था कि बहुत रनी रनी सी रहती थी। लेकिन आप लोगों को भी अगर इस तरह से फर्म जेली बनानी हो ना, तो आप 1 कप पानी ही लीजिएगा। तो और अब यहाँ पे ना मैं सालन रेडी कर रही हूँ। मतलब फातिहा में जो मुझे सालन रखना है वो मैं एक दिन पहले ही यहाँ पे बना के रख रही हूँ, क्योंकि सिलेंडर है, ज़ाहिर है एक एक करके सारा काम होगा। तो मैं यहाँ पे कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्ते तो मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे, मतलब अब मैं ग्रेवी बना रही हूँ उसकी, और उसके बाद फिर मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। तो इसकी डिटेल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी करूँगी। मैंने शूट कर लिए, बस एडिट करके ना मैं उसे अपलोड करूँगी। तो देख लें कितने ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पे कोफ्ते बने हैं। और पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सारा तरीका, क्योंकि मैं बनाती हूँ भरे हुए कोफ्ते, मतलब ये सादा कोफ्ते नहीं है, इसमें मैंने स्टफ़ किया हुआ है। तो वो मैं वीडियो में सारा आपको दिखाऊंगी। तो बस ग्रेवी बनाने के बाद तो फिर तो टाइम ही नहीं लगता, अगर बने हुए रखे हैं तो मैं इसी तरह से ना बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छे चल जाते हैं। और देख लें चिकन के कोफ्तों में क्या होता है कि जब वो पकते हैं ना, तो इस तरह से ना उनका साइज़ बढ़ जाता है। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये कोफ्ता लग रहा है, और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी कोफ्ते बन के तैयार हुए थे। तो मैं इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों के साथ डिटेल ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों ने उससे पहले ना मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ जा सकें और मेरी रेसिपीज़ जा सकें। और ये जो रेसिपी है ना, ये मेरी अम्मी की ही रेसिपी है, और मेरी अम्मी को पसंद भी बहुत है। तो फातिहा में क्या होता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो चीज़ें बनाऊँ जो कि मेरी अम्मी को पसंद थी। तो कोफ्ते उनको पसंद थे, कबाब पसंद थे, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें तो मस्ट होती ही हैं। और अब यहाँ पे ना बिल्कुल डन हो चुका है सालन। अच्छा, क्या हुआ कि शूट करते करते ना मेरी मोबाइल की बैटरी इतनी लो हो गई कि फ़्लैश ऑन ही नहीं हो रहा था। तो बस मैंने सालन रेडी करके और फिर मोबाइल चार्ज पे लगा दिया था। और अब यहाँ पे ना मैं कस्टर्ड को असेंबल कर रही हूँ। ये देख लें, मैं आप लोगों से कह रही थी ना कि जेली बहुत ही अच्छी बनी थी। देख लें कितनी फर्म जेली बनी है, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी देख के, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह से बनाई है। वरना मेरी जेली ना इतनी मतलब अच्छी नहीं बनती थी, थोड़ी लिक्विडी हो जाती थी। लेकिन खैर 1 कप पानी का हिसाब बिल्कुल सही रहा। तो अब मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। कस्टर्ड में मैं रस्क केक ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि जब इस पर कस्टर्ड जाता है ना और वो सॉफ्ट होता है, तो फिर भी ना इसमें एक क्रंच बरकरार रहता है, क्योंकि ज़ाहिर है होता तो ये भी केक ही है, लेकिन फिर इसे रस्क केक की शेप दे के और दोबारा से इसको बेक किया जाता है ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो मैं इसीलिए ना अब रस्क केक लेना ही प्रेफर करती हूँ कस्टर्ड में, ताकि वो थोड़ा सा उसका क्रंच भी मिले। तो यहाँ पे देख लें, एक लेयर मैंने रस्क केक की लगा दी, और अब मैं ये शुगर सिरप इस पर डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा मॉइस्चर आ जाए इसमें। और उसके बाद मैं कस्टर्ड की लेयर लगाऊंगी। और कस्टर्ड अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना थिक और कितना अच्छा रेडी हुआ है। लम्स बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये बलाई के टुकड़े हैं जो इसके ऊपर इतनी थिक बलाई जमी थी, क्योंकि दूध बहुत अच्छा था, तो वही आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। लम्स कोई नहीं थे। तो आप लोग ना विस्कर ही यूज़ कीजिएगा जब आप कस्टर्ड ऐड करते हैं। और अब यहाँ पर ये मैंने बनाना भी कट करके रख लिया था, तो बस मैं यही 2 फ्रूट्स ऐड करती हूँ, क्योंकि हमें यही इसका ही फ्लेवर अच्छा लगता है ना, तो इसलिए मैं और कोई इसमें फल नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ये अंगूर भी डाल दिए इसमें, और साथ मैंने ये बनाना ऐड कर दिए हैं। और अब मैं एक लेयर जेली की लगाऊंगी। उसके बाद मैंने दोबारा से कस्टर्ड डाला, बाकी सारी चीज़ें डाली, और अब ये फाइनल लेयर मैं यहाँ पे कस्टर्ड की लगा रही हूँ। तो वो क्लिप शायद मिस हो गया या वो शूट ही नहीं हुआ, पता नहीं चलता ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे काम भी करना था और जल्दी जल्दी करना था। इस टाइम काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने ना मतलब खाने के लिए भी बनाया था कुछ। ये तो खाना फातिहा के लिए मैं रेडी करी थी, लेकिन उस टाइम खाने के लिए भी तो कुछ बनाना था।
तो मैंने खागीना भी बनाया था, वो सब तो ज़ाहिर है मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं फ़ातिहा का ही ये सारा आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बिल्कुल ये रेडी हो चुका है और अब एक दो रस केक मैंने ना इस तरह से क्रम्स करके इसके ऊपर डाल दिए हैं, तो इसका भी ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो मैं तो पहले ही ये बात बोल चुकी हूँ कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब अपने हिसाब से मैं कर लेती हूँ थोड़ी बहुत कि लुक अच्छा आए। और यहाँ पे अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। और वैसे भी इसको तो हमने नेक्स्ट डे ही यूज़ करना था, लेकिन ये दो मेन काम ऐसे थे कि जो मैंने पहले कर लिए ताकि नेक्स्ट डे ना मुझे बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ ना हो। बस एक ही चीज़ मुझे रेडी करनी थी, वो भी मैं आके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पे ना नेक्स्ट डे हो चुका है और मेड आई थी, सारा काम करके गई है। मतलब मैंने वॉश तो हो गया था एक दिन पहले, लेकिन अब ये फ़ातिहा वाला दिन है तो मैंने दोबारा से सारा मोप वगैरह लगवा के और सब क्लीन करवा लिया था और चादर बिछवा ली है। और जितने भी बर्तन मुझे यूज़ करने थे ना वो मैंने निकलवा के डिवाइडर से वॉश करवा के यहाँ रख दिए हैं ताकि ये ड्राई हो जाएं। क्योंकि फ़ातिहा में क्या होता है कि काफ़ी सारे बर्तन यूज़ हो जाते हैं, दो दो जगह फ़ातिहा का निकलता है, न्याज का निकलता है, तो काफ़ी बर्तन यूज़ होते हैं। और ये सारे फ्रूट्स मैंने वॉश करके रखे हुए हैं, अभी मैंने कट करूँगी। और यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए राइस भी बॉईल कर लिए हैं, तो बस मुझे बिरयानी ही बनानी है। और ये ना मैंने दस्तरख़ान वॉश करवाया है, ये मेरी मदर इन लॉ का दस्तरख़ान है, तो मुझे ये रखा हुआ था तो मैंने इसको वॉश करवा के और अभी मैं इसको ही बिछाऊंगी और इसी पे मैं ये सारी चीज़ें रखूँगी। तो यहाँ पे कोरमा रेडी हो रहा है और ये देख लें जो कस्टर्ड मैंने रात में बनाया था वो रखा है, और साथ ये जो कोफ्तों का सालन मैंने रेडी किया था वो यहाँ फ्रिज में रखा हुआ है। तो अभी मैं इसको निकालूंगी, पहले बिरयानी रेडी हो जाए उसके बाद मैं इसको फ्रिज से निकालूंगी। तो बस जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ना तो मुझे ये था कि जल्दी से मेरी बिरयानी डन हो जाए ताकि मैं टाइम से फ़ातिहा कर दूँ। असल में लेट थोड़ा सा मैं इसलिए हो गई बिरयानी बनाने में क्योंकि मेड देर से आई, मैंने उसे कहा था जल्दी आ जाए, लेकिन उसे कहीं और ज़्यादा टाइम लग गया तो वो मेरे पास ना थोड़ा सा लेट आई। और किचन इतना ज़्यादा मैसी हुआ था ना कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं किचन में कोई काम करूं। मैंने उठते साथ ही ना सबसे पहले राइस भिगोए बिरयानी के लिए, और चिकन मैंने रात को ही निकाल के रख दी थी तो वो मैंने वॉश करके रखी, वो अच्छे से थॉ हो गई थी, फ्रीज़र से निकाल दी थी रात को तो उसको मैंने वॉश करके रखा। लहसुन अदरक पीस के रखा, प्याज मैंने कट करके रखी। तो ये जो काम थे ना कोरमा बनाने के लिए ये सब मैंने कर लिए थे। तो जब मेड ने आके सारा किचन मुझे नीट एंड क्लीन करके दिया ना तो उसके फ़ौरन ही बाद ना मैंने यहाँ पे ये बिरयानी का काम शुरू कर दिया था। तो अल्लाह का शुक्र है कि टाइम से हो गया था काम। यहाँ पे देख लें अब बिरयानी को मैं दम पे रखने लगी हूँ, तो जितनी देर ये दम पे रहेगी उतनी देर ना मैं फ्रूट्स कट कर लूँगी, क्योंकि एक साथ ही मतलब ये सारे काम करने होते हैं तो ये कि टाइम भी मैनेज करना होता है साथ साथ। तो जितनी देर बिरयानी दम पे थी उतनी देर ना मैंने देख लें यहाँ पे ये फ्रूट्स भी कट करके रख लिए हैं। और यही फ्रूट्स हमने लिए थे, जो भी लेना चाहें लोग तो और भी तरह के लेते हैं, लेकिन वही बात है कि जो खा लिए जाएं, बचे नहीं चीज़, मेरा मकसद यही होता है। क्योंकि ये न्याज की चीज़ें होती हैं ना तो उसी वक्त ख़त्म हो जाएं खा के, फिर बची रहती हैं ना तो फिर उसे समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर फ्रूट्स भी हो गए मेरे कट, और अब फाइनली यहाँ पे ये कबाब मुझे फ्राई करने थे जो कि मैंने पहले ही बना के रखे हुए थे। और यहाँ पे देख लें मैंने दस्तरखान पे सारी चीज़ें रख दी हैं। ये मैंने न्याज के लिए निकाला है, ये फ़ातिहा का है, इस पे मैं अम्मी की फ़ातिहा करूँगी, और उसके बराबर में जो रखा है वो बाकी जो सबके नाम लेने होते हैं ना फ़ातिहा में तो वो मैं अलग से करती हूँ। तो इस तरह से ही मैंने लास्ट ईयर भी किया था और मैंने आप लोगों के साथ लास्ट ईयर भी व्लॉग शेयर किया था और इस साल भी किया मैंने। बहुत मुश्किल होता है आज का दिन, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर इस काम में नहीं लगूँ ना तो फिर दिल दिमाग उन्हीं सब बातों में उलझा रहता है जो कि 3 साल पहले हुआ था। और क़यामत ही है, मतलब इससे बड़ी क़यामत तो कुछ हो नहीं सकती। तो अभी ना मैं अम्मी की फ़ातिहा ही कर रही थी और मेरा ऐसा दिल हो रहा था और मैं रोए जा रही थी। मतलब 3 साल हो गए लेकिन अभी भी मैं जब अम्मी का नाम लेती हूँ ना तो मेरा दिल, मतलब यकीन ही नहीं होता मुझे कि इस तरह से मैं उनका नाम लेके फ़ातिहा कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ये सब कुछ ना मेरे लिए, और ये वीडियो अपलोड करने में भी ना मुझे इसीलिए ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं इसको एडिट करूँ या पोस्ट करूँ। तो बस ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है फिर वही सब कुछ आ रहा होता है जहन में, और
ख़ुद को संभालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। तो बस यहाँ पे फ़ातिहा हो चुकी है और अब ना मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से समेटूँगी और उसके बाद ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, तो बस अभी मैं फ़्री हुई हूँ और जो भी सारा फ़ातिहा का खाना था ना वो मैंने समेट दिया और एक जगह भिजवा देती हूँ मैं फ़ातिहा का जो होता है ना, ताकि कोई ऐसा खाए ना कि मतलब मम्मी को सवाब मिले। और यहाँ से भी ना मैंने सारा समेट दिया दस्तरखान, और एक जगह तो न्याज का निकाला हुआ था मैंने, एक जगह 2 जगह फ़ातिहा का था, तो वो सारा मैंने अभी समेटा, दस्तरखान समेटा और अभी सारे बर्तन जो है ना वो किचन में ही रखे हैं। बस चाय बना के ना मैं बैठी थी, अभी देख लें चाय का कप भी रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे कल से लगी हुई थी ना, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ करने वाली, तो इसलिए फिर मैं कल से ही लग गई थी ताकि अच्छे से ना सारा काम हो जाए। तो सबसे बड़ी बात है टाइम से हो जाए, वरना फिर ये होता है ना कि फ़ातिहा को देर हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो इस वजह से ना मैंने सारा काम, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्र है अल्लाह का कि सारा काम जो है ना वो टाइम से हो गया और बिल्कुल हर चीज़ रेडी थी, क्योंकि सालन वगैरह तो मैंने कल ही बना लिया था जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और बाकी सिर्फ बिरयानी थी जो मुझे आज बनानी थी, वो भी इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई मैं बनाने में क्योंकि मेड देर से आई, तो किचन सारा फैला हुआ था इस वजह से। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ अच्छे से हो गया, फ़ातिहा अच्छे से हो गई, क्योंकि मेन तो ज़ाहिर है यही था ना कि फ़ातिहा अच्छे से हो जाए, टाइम से हो जाए। और गुजर गया आज का दिन, बहुत मुश्किल होता है आज का दिन मेरे लिए। मैं आपको बता, जब से नवंबर का महीना शुरू होता है ना तब से ही ना मेरे दिल में ऐसे हौल उठने शुरू हो जाता है कि मतलब अब ये डेट आ रही है, अब ये दिन आ रहा है, और क्या क्या हुआ था उस दिन वो सब कुछ ना ऐसे फ्लैशबैक सा घूम जाता है आँखों में कि मतलब इस वक्त क्या हुआ था, इस वक्त क्या हुआ था। और ऐसे ना मगरिब का टाइम हो रहा था, मतलब जब ये ख़बर आई थी अम्मी की, क्योंकि अम्मी वेंट पे थी, तो हम लोग ना तस्बीह वगैरह ही पढ़ रहे थे उस टाइम, बैठे हुए दुआएं पढ़ी जा रही थी। लेकिन उस टाइम ये मनहूस ख़बर आई और उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं याद, मुझे कुछ भी नहीं याद था, होश ही नहीं था। और ज़ाहिर है यह बात सुन के किसको होश रहेगा और किसको सब कुछ याद होगा, मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं याद। तो बस वो सब ना एकदम से नज़रों में घूम जाता है उस टाइम की सारी बातें, जब तक कि ये ख़बर नहीं आई थी उस टाइम तक का तो मुझे याद था, लेकिन उसके बाद का तो मुझे कुछ भी याद नहीं था। मतलब वो अल्फाज जब मेरे कानों में आए थे ना, ऐसा लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया, और लिटरली सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो बस वो सब कुछ ना मेरी नज़रों में ऐसे घूम रहा होता है, और अम्मी का वो चेहरा, वो जो उनके आखिरी दिन थे, वो जो अज़ियत थी, वो तो मैं कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। अभी भी मैं सो नहीं पाती हूँ, मतलब मैं सोने के लिए लेटती हूँ ना, और अगर मैं ऐसे कोशिश कर रही हूँ कि मुझे नींद आ जाए, नहीं होता। वो सब कुछ मेरी नज़रों में घूमता है, वो हॉस्पिटल के दिन, वो उनकी हालत। नहीं नहीं, भूल तो सकते ही नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वक्त के साथ साथ ना ये गम बढ़ रहा है, और कि अम्मी की ऐसी तड़प होती है ना कि दिल चाहता है वो आ जाए, मैं उनके गले लग जाऊँ, ऐसा दिल चाहता है। लेकिन पता है कैसा तो कभी नहीं हो सकता, अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो हम सब बेबस हो जाते हैं। लेकिन वाकई ये दुख बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जिनके माँ बाप हैं ना, वो जितना हो सकता है ना उन लोगों के साथ अपना वक्त गुजारें, खुल के जिएँ, क्योंकि जब वो नहीं होते ना तो ये अजियत बहुत बड़ी होती है। और फिर जो आपको तड़प होती है ना, मुझे पता है अच्छे से, और ये नहीं मिलते, जब ये चले जाते हैं ना तो ये नहीं मिलते, नहीं मिलते। सब कुछ मिल जाएगा आपको दुनिया में, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेंगे, और इनके जैसी मुखलिस मोहब्बत कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इतना खुलूस कहाँ से लाएगा कोई जो माँ बाप के पास होता है। तो बस जिनके हैं माँ बाप, जी लो जितना हो सकता है उनके साथ, उनको अकेला मत छोड़ो, उनके साथ जियो।
जब अम्मी थी ना तो मैं यहाँ पे जैसे शादी होके आ गई थी, लेकिन एक मतलब वो फ़ोन पे बात करके उनसे इतना सुकून मिलता था, लेकिन अब वो सुकून जा चुका है मेरी लाइफ से, नहीं है वो सुकून। तो बस गुजर गया एक और दिन, और आज पूरे 3 साल हो गए अम्मी से बिछड़े हुए। 2020 जो है ना वो सबसे मनहूस तरीन साल है मेरी ज़िंदगी का, सबसे मनहूस तरीन। तो बस यही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी कि माँ बाप के साथ जितना हो सकता है ना उतना वक्त गुजारें, बस यही है मेरी आप लोगों से गुजारिश। क्योंकि मुझे पता है ना कि उनके जाने की तड़प और उनके बग़ैर रहने की तड़प क्या होती है, और माँ के बग़ैर रहना तो मैं कहती हूँ सबसे मुश्किल है। मैं रह रही हूँ ना, मुझे पता है, मुझे पता है। मुझे पता है। तो बस आज फातिहा की ना तो दिल ऐसा हो रहा था अंदर से, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी थोड़ी सी बात कर लूँ, और आप लोग भी ना मेरी अम्मी को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। तो ज़रूर से आप लोगों ने मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखना, क्योंकि अब तो बस यही उनके लिए कर सकती हूँ मैं कि उनके लिए दुआ करूँ, उनके लिए दुआएं पढ़ूँ, उनको फातिहा पढ़ के बख्शूँ, बस यही कर सकती हूँ। तो इसीलिए अच्छा सा मैंने एहतमाम किया, बस अल्लाह कबूल करे और मेरी अम्मी को इसका सवाब पहुँचे, बस यही मेरी नीयत है। आप लोग भी ज़रूर से मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। तो बस मैं आप लोगों से कुछ अपने दिल की बातें करना चाहती थी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि वीडियो का एंड भी कर दूँ। अब थोड़ा सा ना अभी दिमाग पे हल्कापन हुआ था कि फातिहा माशाल्लाह से अच्छे से हो, बाकी बहुत बहुत भारी होता है आज का दिन, बहुत मतलब अगर मैं वो काम में ना लगूँ ना, फातिहा वगैरह के काम में उसमें ना लगूँ, तो मैं तो बिल्कुल मतलब पागल ही हो जाऊँ मैं, इतना अजीब दिल हो रहा होता है मेरा आज के दिन। क्योंकि ज़ाहिर है वो सब घूमता है नज़रों में, वो और मगरिब के टाइम जब वो ख़बर आई थी, वो सब कुछ ऐसे घूमता है ना कि मैं बता नहीं सकती। और माँ के बग़ैर ना मतलब माँ के मरने के बाद ना ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी का मफ़हूम ख़त्म हो जाता है। मैंने ये बात कहीं पढ़ी थी, तो मुझे पता चल रहा है, अब मुझे अच्छे से पता चल रहा है कि जब माँ नहीं होती ना तो ज़िंदगी ऐसे बेमकसद हो जाती है, बस कुछ नहीं होता लाइफ में, कुछ नहीं होता, हकीकत है ये, कुछ नहीं बचता आपके पास जब आपकी माँ नहीं होती। और मैं तो इस नेमत से महरूम हूँ, माँ बाप दोनों से, तो मैं तो अच्छे से समझ सकती हूँ। तो बस अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए दोनों की, यही कर सकते हैं उनके लिए, बस दुआ ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो चलिए मैं समय वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी। ये बस मैं अब अम्मी के लिए थोड़ी दुआएं पढ़ूँगी और वीडियो में एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह।